Only for 4 students. Okay, let's start. आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य सागर गद्य भाग पाठ 5 अपना अपना भाग्य। इसका टाइटल क्या है? अपना अपना भाग्य। साहित्यकार है आपके जैनेन्द्र कुमार। इस लेख के साहित्यकार है इस साहित्य के जैनेन्द्र कुमार। ये जैनेन्द्र कुमार की पिक्चर है। ये कहानीकार भी है। श्री जैनेन्द्र कुमार का जन्म अलीगढ़ जिले में कोड़ियागंज नामक कस्बे में सन 1905 में हुआ। जैनेन्द्र की रचनाओं पर गांधीवाद का बहुत प्रभाव पड़ा। गांधीवाद मतलब जो गांधी जी की नीति थी ना, उसका जैनेन्द्र कुमार पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। ये अहिंसावादी और दार्शनिक थे और गांधी जी भी अहिंसावादी थे। मुख्य रूप से तो ये कहानीकार थे, पर इन्होंने निबंध, उपन्यास और संस्मरण भी लिखे। कहानियों के साथ साथ इन्होंने कुछ निबंध भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और संस्मरण भी लिखे। मतलब उनके साथ जो बीती हुई जो याद करके लिखते हैं ना, वो संस्मरण। सुनीता, सुखदा, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास। साहित्य का शेर और प्रेय, मंथन प्रसिद्ध निबंध संग्रह तथा फांसी, जय संधि, वातायन, नीलम, देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाइजेब इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कहानियों में कहानी कला को नया आयाम मिला है, जिसमें वर्णन और विवरण की अपेक्षा चिंतन और विश्लेषण की प्रधानता है। जो इनकी कहानियां है ना, उनको पढ़ के हम खुद भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस तरह की है। पाठ है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है ना, किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी का थोड़ा भाग्य साथ नहीं देता, तो बोलते हैं ना मेरी तो किस्मत ही ऐसी, इस टाइप से। तो इसी टाइप से ये आपका चैप्टर है। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। बहुत कुछ मतलब बहुत ज्यादा घूमे, निरुद्देश बिना उद्देश्य के। निरुद्देश मतलब बिना उद्देश्य के। घूम चुकने के बाद हम ये किसी सड़क के किनारे कोई बेंच थी, वहां पे हम बैठ गए। ये कौन कहते हैं? नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग पर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद, और फिर जरा अरुण पड़ जाते। अरुण का अर्थ होता है लाल। अरुण का अर्थ होता है लाल पड़ जाना, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। इसमें क्या बोला जा रहा है, लेखक क्या बोल रहा है कि नैनीताल की जो संध्या थी, संध्या मतलब शाम का समय, शाम के समय में वो बादल ऐसे रुई के रेशे की जैसे लग रहे थे। भाप से बादल, हम ऐसा लग रहा था जैसे वो भाप हमको छू के निकल रही। वो जो बादल थे, भाप जैसे बादल, वो हमें बिना रोके, बेरोक मतलब बिना रोके घूम रहे थे हम लोग, और वो हमें छू रही थी। हल्के प्रकाश और अंधियारी, जब हल्का हल्का, जब संध्या समय होता है ना, तो थोड़ा प्रकाश होता है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। तो हल्का सा में अंधेरा सा नजर आने लगता है, थोड़ा प्रकाश कम रहता है। अंधियारी से रंग पर कभी वे नीले दिखते, कभी तो बादल हमें किस तरह के दिखते, नीले, और कभी सफेद सफेद बादल नजर आते हैं, और फिर कभी लाल पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। ऐसा बार बार रंग इस तरह से बदल रहा है, तो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेखक बोल रहा है कि जैसा ये हमारे साथ खेलना चाह रहे हो। 5, 10, 15 मिनट हो गए। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का कोई इरादा न मालूम हुआ। मित्र उसके साथ, लेखक के साथ एक मित्र था, उसका ऐसा लग रहा था कि ये उठने की अभी इच्छुक नहीं है, तो कोई इरादा नहीं लग रहा था। मैंने जुझला कर कहा, चलिए भी।
मतलब ये लगता ना हमें कि कहे या नहीं कहे चलने के लिए, तो मित्र हैं, अब मित्र की तो इच्छा हो रही है यहीं बैठे रहने की, तो लेखक को लग रहा है कि अब पूछा जाए नहीं पूछा जाए। फिर भी वो थोड़ा सा हिचक के जुझला करके बोलते हैं कि आप चलिए भी। अरे जरा बैठो। फिर क्या बोलता है मित्र, अरे जरा बैठो यानी थोड़ा बैठो। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब जोर से बैठा लिया गया तो और चारा न रहा। हाथ पकड़ के जब मित्र अपना करता है ना, नहीं नहीं अरे यार रुक जा, थोड़ी देर में चला जाना, ऐसे उनके मित्र भी उन्हें कह रहा है जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाओ, और उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस बिठा देते हैं। सनक से छुटकारा पाना आसान न था और जरा बैठना भी जरा न था। सनक मतलब होता है धुन या कोई पागलपन, किसी काम के प्रति या किसी भी चीज के प्रति जो पागलपंती होती है, मैं नहीं हमें तो करना ही करना, ऐसा किसी चीज की धुन बैठ जाना। तो ऐसे ही लेखक के मित्र के साथ हो रहा था। फिर लेखक कह रहा है कि छुटकारा मतलब जो पागलपंती होती है, इसे धुन जो होती है ना, उससे छुटकारा पाना आसान नहीं है, ये कोई आसान काम नहीं है। जरा बैठना भी जरा न था, मतलब उसने कह तो दिया जरा बैठना, लेकिन ये कोई जरा नहीं था, थोड़ा बैठना नहीं था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था। तंग मतलब कि वैसे तो तंग सकड़ा होता है, हम जब साखी में इनमें पढ़ा था शायद हमने पद्य भाग में। लेकिन तंग हो रहा था मतलब यहाँ परेशान हो रहा था, कुढ़ रहा था, चिढ़ रहा था। कुढ़ रहा था, चिढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। जितने में वो मित्र क्या बोलता है, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कुहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। क्या देखा, सफेदी, पूरा सफेद था क्योंकि वहां बर्फ जमी हुई थी, बर्फ की हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी। तो कुछ ही हाथ दूर पे क्या लगता है कि एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ जैसे चल के आ रही हो। 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का, सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर, नंगे सिर, एक मेली सी कमीज लटकाए हैं। क्या देखते हैं मित्र और लेखक कि 3 गज यानी 3 गज की दूरी पर एक लड़का है जिसके सिर पर क्या है, बहुत बड़े बड़े से बाल हैं, वो खुजलता हुआ आ रहा है। उसके पैर नंगे मतलब कि पैरों में चप्पल नहीं है, नंगे सिर, सिर पर कुछ भी टोपी वगैरह नहीं है, एक मेली सी कमीज लटका है, यानी कि एक शर्ट पहन रखा है, वो भी एक मेला सा गंदा सा पहन रखा है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था। न दाया न बाया था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। गोरे रंग का है पर मेल से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी व सूनी है, माथा जैसे अभी से जूरिया खा गया है। ये सब बातें किसके बारे में, जो लड़का नजर आया अंधेरे से एकदम से, उसके बारे में बता रहे कि उसके पैर वो ऐसे पड़ रहे जैसे कहीं वो जाना कहीं जा रहा है, जा कहीं हो रहा है, मतलब टेढ़े मेढ़े उसके पैर गिर रहे थे। और कहाँ जाना चाहता है ये समझ में नहीं आ रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, इस तरह से चल रहा था, उसका कोई मकसद नहीं था, उसकी कोई मंजिल नहीं थी। न दाया था न बाया था, कभी दाएं तरफ चल रहा था कभी बाएं तरफ चल रहा, जो समझ में नहीं आ रहा था। पास की चुंगी, चुंगी वो होती है जहाँ कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी, चौकी पर जो कर वसूल करते हैं ना, जैसे आजकल तो ये क्या बोलते हैं, मतलब पहले क्या सरकार एक चुंगी बनाती थी, वहां से जो भी बस वगैरह कुछ भी निकलते थे तो वहां कर देना पड़ता था, वहां से निकलने का जो लगता थे पैसे वो वहां पे देने पड़ते थे। कर वसूल करने की बनाई गई चौकी, कर वसूल किया जाता था वहां पे। तो वहां पे जो लालटेन था उसके प्रकाश में देखा कि वो कैसा लड़का था, कोई 10-12 वर्ष का था। उस लड़के की उम्र क्या थी, 10-12 वर्ष। उसका रंग था तो गोरा, लेकिन मेल की वजह से वह कैसा दिख रहा था, काला काला, वो इतना अधिक मेल जम गया था कि वो काला काला दिख रहा था। आंखें अच्छी बड़ी बड़ी थी, सूनी सूनी, मतलब ऐसा आंखें ऐसी सुनी सी दुख जैसी लग रही थी, और माथे पर, इतना छोटा बच्चा होने के बाद भी माथे पर झुर्रियां नजर आ रही थी। वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी न देख
देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। क्या बोलते लेखक, वह वे इस तरह से देख रहा था, मतलब उनको जैसे लेखक को इनको देख ही नहीं रहा हो, और वे किसी को भी नहीं देख रहा था। वह न धरती देख रहा था, न चारों तरफ फैला हुआ कोहरा देख रहा था, न सामने एक तालाब था न उसे देख रहा था, न एकाकी की दुनिया, जो एक दुनिया है ये, उसे भी नहीं देख रहा था। बस वह अपने सामने वर्तमान को देख रहा था। वर्तमान जो उसके साथ बीत रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, उसे देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। जब हम किसी की आवाज लगाते हैं, किसी को लगता है ना हमें आवाज लगा रहे, हम पहचानते नहीं है तो इधर उधर देखते हैं आंखें खोल के। तो उसने भी अपनी सुनी सुनी जो आंखें हैं वो फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? क्या पूछते उसे? दुनिया तो सो गई है, तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? बालक मुख फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा था। बालक मुख खड़ा था, यानी चुपचाप खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कुछ बोल रहा है, कुछ वह कहना चाह रहा है। फिर उससे पूछा जाता है, कहाँ सोएगा? यही कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज कहाँ? आज वहां क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। क्या कह रहा था? सारा काम करता था, उसके बदले में उसे 1 रुपया और वहां का जो झूठा खाना बच जाता था वो उसे मिलता था। फिर नौकरी करेगा? क्या पूछते उसे लेखक, फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? ये सारे क्वेश्चन लेखक और उसके दोस्त किसे पूछते हैं? उस बच्चे को पूछते हैं। उसे पूछते हैं कि आज तुम्हें खाना खाया? तो मना कर देता है। उसे पूछते हैं अब मिलेगा? तो बोले नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास न पैसा था न कुछ भी था, उसे यही नहीं पता था वो कहाँ जाएगा। तो वो पेट भरने के लिए किससे कहे? अब उसे पूछा कहाँ सोएगा? तो यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा था, अपनी आंखों से, आंखों ही आंखों से जवाब दे रहा था। और मुख मतलब कि चुपचाप खड़ा था। आज, हाँ यस। वहां लेखक उसे पूछते हैं कि कहाँ सोएगा, तो वह जवाब देता है यही कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा था, फिर वापस अपनी आंखों से जवाब दे रहा था, लेकिन चुपचाप खड़ा था। मुख मतलब होता है चुपचाप। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें हमें बोल रही है कि ये कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, कैसे प्रश्न पूछ रहे हो। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहां काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता था और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। क्या होता है, उसे पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा है? तो बोलता है हाँ। कहाँ है? तो 15 कोस दूर पे जो गांव है वहां रहते हैं। तो उसे पूछते भाग आया? हाँ। अब उसे वजह पूछते हैं, तो उसके बहुत सारे भाई बहन थे, खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके मम्मी पापा भूखे रहते थे, रोते थे, इस वजह से वो वहां से अपने एक साथी के साथ भाग जाता है उस गांव से। और उसका साथी उससे बड़ा होता है, और क्या कह रहा है, अब वह नहीं है। फिर लेखक उससे पूछते कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही उसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। क्या कहते हैं लेखक कि उसकी इतनी छोटी सी उम्र में मौत से पहचान, मतलब उसकी डेथ कैसे हो गई, मृत्यु कैसे हो गई? अचरज यानी आश्चर्य हुआ, इतनी छोटी उम्र में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए उसे आश्चर्य होता है। पूछा मर गया? हाँ साहब ने मारा, मर गया। क्या जवाब देता है? हाँ साहब ने मारा और वह मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। क्या कहते हैं वो लेखक और उसके मित्र, चलो मेरे साथ चलो, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्त के होटल पहुंचे।
वहां गए और लौटते वक्त वहां उनका जो दोस्त था वकील, जो होटल में रुका हुआ था, उसके पास पहुंचे। वकील साहब, लेखक कहते हैं वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए और कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। वकील साहब है, वो एक कमरे में रुके हुए हैं, वहां से वो नीचे उतरते हैं। उन्होंने एक कश्मीरी दूशाला मतलब एक कश्मीरी शॉल लपेटी हुई है और पैरों में मोजे हैं और पैरों में मोजे भी चढ़ाए हुए हैं और उसके साथ उन्होंने चप्पल पहन रखी थी और उनकी आवाज में हल्का हल्का सा झुंझलाहट थी और कुछ लापरवाही से मतलब कुछ उस पर जैसे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओहो, फिर आप कहिए, आपको नौकर की जरूरत थी ना, देखिए ये लड़का है। लेखक वकील साहब से पूछता है कि आपको लेखक की नौकर की जरूरत थी ना, ये लड़का है, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? वकील साहब पूछते हैं कि इसे कहाँ से लाए हो, इसे आप जानते हो क्या? जानता हूँ, ये बेईमान नहीं हो सकता है। क्या कह रहे हैं कि बस मैं इतना जानता हूँ कि यह बेईमान नहीं हो सकता है। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी ये नौकर। क्या कह रहे हैं वकील साहब की, जो पहाड़ी लोग होते हैं वो शैतान होते हैं, वहाँ के जो बच्चे बच्चे में अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है बुराइयां या दोष छिपा होता है। आप भी क्या अजीब है, अपने मित्र से कह रहे हैं लेखक से कि आप कैसे अजीब इंसान हैं जो कहीं से भी उठा के लाए और मुझे कह दिया लो जी ये नौकर है। मानिए तो ये लड़का अच्छा निकलेगा। क्या बोल रहे हैं लेखक कि आप मानो ये जो लड़का है वो बहुत अच्छा निकलेगा। आप भी, जी बस खूब है, ऐसे एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन वह न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। क्या बोल रहे हैं कि अगर हम किसी भी एरे गेरे को नौकर बना लेंगे तो वो हमारे कुछ भी चीजें लेके चंपत हो जाए, यानी कि भाग जाएगा, अपने उसके सामान लेके या चोरी करके वहां से भाग जाएगा, गायब हो जाएगा। आप मानते ही नहीं, मैं क्या कहूँ, क्या करूं? लेखक बोलते हैं कि आप मानते ही नहीं हो, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी, जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं कि क्या मानू खाक, आप भी कैसे मजाक कर रहे हो, किसी को भी लाके कह रहे हो कि इसे नौकर बना लो, और बोलते हैं कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, और आगे की बात वो नहीं सुनते हैं। और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए। यानी कि जहाँ पे वो रह रहे थे वकील साहब, उनका 4 रुपए का रोज का किराया लग रहा था। मसहरी का अर्थ होता है मच्छरदानी, जिससे चारों तरफ बेड के मच्छरदानी लगाने से मच्छर नहीं खाते ना, ऐसी मसहरी जो मच्छरदानी होती है उसके अंदर वो सोने के लिए जल्दी से चले गए। बालक कुछ ठहरा, मैं असमंजस में रहा। बालक थोड़ा ठहरता है और वह असमंजस में रहता है। तब वह प्रेत गति से एक और बढ़ा, प्रेत गति मतलब तेज गति से एक और किसी एक दिशा में बढ़ा और कोहरे में मिल गया। और तो इतना अधिक कोहरा था कि वो कोहरे की वजह से थोड़ी दूरी के बाद वह नजर नहीं आया। तो क्या बोला कि कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। क्या बोल रहे हैं लेखक भी, हम भी होटल की ओर चले गए क्योंकि हवा बहुत तेज थी, ठंड बहुत तेज थी। तो जो वो तीखी तीखी हवा चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो मानो तीखे तीखे सी हवा हमारे बदन की ओर आ रही है और उन्हें बहुत तेज ठंड लग रही थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, मतलब उन्होंने कोट पहन रखा है फिर भी उनको इतनी तेज ठंड लग रही, तो वो एकदम से सिकुड़ते हुए बोलते हैं, भयानक शीत है। क्या कहते हैं? भयानक शीत है, यानी कि बहुत तेज ठंड है। उसके पास कम, बहुत कम कपड़े हैं। किसके लिए कहते हैं? उस बच्चे के लिए कहते हैं कि उसके पास कम, कम क्या, बहुत ही कम कपड़े हैं, क्योंकि केवल एक शर्ट पहन रखा था, वो भी एक मेला सा शर्ट, फटा हुआ शर्ट था, और ठंड बहुत अधिक थी। ये संसार है यार,
मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। क्या कहते हैं मित्र उसके कि पहले आप क्या करो, अपने स्वार्थ की, मैं बोले मैंने स्वार्थ की बातें तो सुनी, लेकिन इस तरह से होते हैं, ऐसे कहने वाला होता है, तो फिर वो बोलता है कि पहले चलो, पहले अपन बिस्तर में गर्म हो लेते, फिर आप दूसरों की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। बेहयाई का अर्थ होता है बेशर्मी। बेहयाई का अर्थ होता है बेशर्मी। क्या कहते हैं वो मित्र उदास होकर के बोलता है, उदास होकर मित्र से कहा, स्वार्थ, ये दुनिया जो क्या है वो स्वार्थी है, या जो कहो लाचारी कहो, या तो उसे लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई यानी बेशर्मी। दूसरे दिन नैनीताल शहर के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पर में नहीं आया। वहां पे उस होटल में जिस होटल में रुके थे उसका नाम था होटल डी पाओ, यानी कि उस होटल में उन्होंने सुबह तक उसका इंतजार किया, लेकिन वह बच्चा नहीं आया। हम अपनी नैनीताल से पूरी खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए, वह सॉरी उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। बहुत देर तक इंतजार किया कि अब वो बच्चा आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। समय समाप्त हुआ तो फिर हमने इसकी जरूरत नहीं समझी कि हमें और रुकना चाहिए, उसका इंतजार करना चाहिए। मोटर में सवार होते ये समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। जैसे ही वो मोटर में बैठे, बस में बैठे, और वहां पर ये समाचार मिलता है कि एक जो बच्चा था वह पिछली रात को एक पहाड़ी ही वो बच्चा कैसा था, एक पहाड़ी बालक था, सड़क के किनारे एक जो पेड़ था वहां ठिठुर कर, ठंड के मारे ठिठुर ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही 10 बरस की उम्र वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। क्या कहते हैं लेखक, मरने के लिए वही जगह थी जहाँ पे वो लोग मिले थे, तो उसी पेड़ के नीचे वह रुकता है, बैठता है, तो वहां उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वह बच्चा वही 10 साल का है, वही वो काला सा शर्ट पहन रखा है, और बोल रहे कि इस आदमी की दुनिया में ये क्या है, उसके ऊपर यही छोड़ा है कि उसकी मृत्यु हो गई ठंड में ठिठुर ठिठुर कर। पर बतलाने वालों ने कहा कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफेद और ठंडे कफन का प्रबंध किया था। क्या बोलते हैं लेखक अपने मित्र और बात करते हैं, कहते हैं कि वह पर बताने वालों ने यह भी बताया कि उसके उस गरीब जो बच्चा मरा है उसके मुंह पर, उसके सीने पर, मुट्ठियों पर, इन सब पर हल्की हल्की सी जो बर्फ जम गई थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे कुदरत ने, प्रकृति ने, ईश्वर ने उसे सफेद चादर से उसके शव को ढक दिया हो, उसे उसका ठंडा कफन का प्रबंध किया हो। Any doubt everybody? कोई डाउट है इस चैप्टर में?